हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQIAS हिंदी में। हिंदी की बात की जाए तो भारत के आज़ादी आंदोलन को अगर आप देखते हो तो दो तीन ऐसे नारे थे जो बहुत फेमस थे। आपने बहुत सारे सीरियल्स में, फिल्मों में देखा होगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। अब इसमें जो तीसरा नारा जिसकी मैंने बात की, भारत माता की जय, इसको थोड़ा अगर इन डेप्थ बात देखें तो भारत माता की जय, भारत माता, इसमें जो टर्म आता है ना भारत माता, ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात की जाए तो कहीं कहीं इस प्रकार के जिक्र आते हैं। भारत के आजादी आंदोलन की बात की जाए तो शुरुआत से लेकर अंत तक कई बार यह नारा सामने आता है। लेकिन इस समय एक बार फिर से ये जो भारत माता शब्द है, ठीक है, टर्म है, ये बड़ा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये केरल के राज्यपाल हैं, ठीक है, राजेंद्र आर्लेकर जी, ठीक है, 23वें राज्यपाल हैं केरल के, और गोवा से आते हैं। इन्होंने अपने एक प्रोग्राम में, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, भारत माता की जो यही वाली इमेज जो है दिख रही है, ठीक है, इस इमेज को इन्होंने रखवाया और उसकी वो जैसे कहते हैं ना कि किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत में मूर्ति पूजन होता है तो उन्होंने भारत माता को पूजा और उसको उन्होंने सकारात्मक तरीके से हर जगह पॉइंट भी किया, शो भी किया कि भाई मेरा इंटरेस्ट इस इमेज के साथ अलाइन है। अब वहां पे आप मेरे बाएं साइड जिनको देख सकते हैं, केरल के 12वें मुख्यमंत्री और लगभग पिछले 9 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM जो है, जो मार्क्सवादी है, उसके लीडर हैं और 9 वर्ष से केरल के मुख्यमंत्री हैं। चूंकि वामपंथी हैं तो निश्चित तौर पे इस प्रकार के, यानी कि भारत माता के चित्र से जुड़े किसी भी विवाद पे इनका जो बयान होना था वो नकारात्मक ही होना था, जिसको ये संवैधानिक नहीं मानते हैं। आज ये जो विषय हम जिस पे डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि राज्यपाल के अधिकार जो इस प्रकार के क्षेत्र में कि वो किसी भी सामूहिक अपने जो उनका प्रेजेंस होता है उसमें क्या किसी भी इमेज को या किसी भी तरह के प्रोटोकॉल को छोड़ के वो अपने हिसाब से चीजें अरेंज कर सकते हैं क्या? पहली बात। अनुच्छेद 163 की भी बात करेंगे, भारत माता की भी बात करेंगे कि ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है, भारत माता एक टर्म जो कॉइन हुआ वो कहां से कॉइन हुआ उस पर भी बात करेंगे, और राज्यपाल के क्या अधिकार हैं, संविधान कितना उसको सशक्त करता है, और इस मुद्दे पे यानी कि किसी विशेष चिन्ह या इमेज को सर्वत्र लागू करने के या सर्वत्र उसका प्रचार करने के या सर्वत्र हर जगह पे उस इमेज को एक राजकीय इमेज के रूप में प्रस्तुत करने के राज्यपाल के क्या अधिकार हैं, इन सभी बिंदु पे हम बात करेंगे। ठीक है, क्यों चर्चा में है आप देख सकते हैं फोटो, ये इमेज जो उन्होंने यहाँ पे राज्यपाल जी यहाँ पे इनके इन्होंने पहले पुष्पों से भारत माता का आदर सत्कार किया। शुरुआत में जब हम कहते हैं ना कि किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत में जब हम पुष्प कमल वहाँ पे अर्पित करते हैं तो वो अर्पित कर रहे हैं, और ये द हिंदू का आर्टिकल था और भी आर्टिकल, क्योंकि जो एक और व्यक्ति जिनको आप इमेज में देख सकते हैं ये शिक्षा मंत्री हैं केरल के, इन्होंने भी आपत्ति जताई थी, वॉकआउट कर गए थे, और उस वॉकआउट कर जाने पे जो राज्यपाल साहब थे राजेंद्र जी वो बहुत नाराज थे और वहां से इशू थोड़ा सा क्रिएट होना शुरू हुआ था। ठीक है, मैं बताता चलूं कि वो स्टूडेंट्स जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये GS पेपर 1 और GS पेपर 2 दोनों में, जैसे GS पेपर 1 में जो इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज का पेपर आता है उसके लिए, और GS पेपर 2 में संघीय ढांचा, राज्यपाल की भूमिका और धर्मनिरपेक्षता, इस प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक है। मैं पहले इसको मेंशन कर दे रहा हूं सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब है क्या मुद्दा, राज्यपाल, केरल के राज्यपाल, उन्होंने भारत माता की तस्वीर को लगाया, ठीक है, बहुत विवाद हुआ जिसके कारण राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में टकराव की स्थिति है। चूंकि हमने जब भी पॉलिटी पढ़ी यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ी तो हमने एक बिंदु को हमेशा देखा, समझा, जाना कि राज्यपाल मेरली एक पपेट जैसे लगते हैं। मैंने टर्म इस्तेमाल करा और लगते हैं, यही टर्म आपको भी इस्तेमाल करना है। लेकिन कुछ जगहों पे कुछ स्पेशल चीजें ऐसी हैं जहां पे राज्यपाल का जो रोल होता है वो थोड़ा सा विशेष हो जाता है। जैसे राष्ट्रपति के साथ भी हम ऐसा कहते हैं, राज्यपाल के साथ में थोड़ा ज्यादा वो पपेट जैसा सीन दिखता है, राष्ट्रपति के साथ उतना नहीं दिखता है। तो हम उस सभी बिंदुओं पे बात करेंगे, और ये टकराव की स्थिति क्यों है हम इस पे भी बात करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि मॉनसून का महीना है। मैं अभी कुछ दिनों पहले ही
मेघालय से होके आया हूँ, वहाँ पे भी मैंने मानसून को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और इस समय जब दिल्ली एनसीआर में हूँ तो भी मानसून खुल के आया है, मैंने कि आया मौसम झूम के, तो आया सावन झूम के, माफ कीजिएगा, सावन का महीना भी आने वाला है। तो स्टडी IQ में से मानसून धमाका सेल चल रही है, ठीक है। इस दौरान जो हमारा प्रतिज्ञा मॉर्निंग बैच है उसमें आपको अधिक वैधता मिलेगी और आसान रिफंड, बिना किसी सवाल के आपको रिफंड भी हो जाएगा। और क्या है, हर महीने आप 11,000 रुपए जीत सकते हैं, हर महीने। साथ में प्रीलिम्स हो गया तो पूरी फीस वापस। SIP, PRP, MRP, IGP, SIM, ये जैसे प्रोग्राम है ही, थ्रू आउट मेंटरशिप है ही। एक काम बस करना है, ये जो कोड लिखा है ना आपको, विकास लाइव कोड, इस कोड का प्रयोग कीजिए अधिकतम डिस्काउंट के लिए। नीचे लिंक भी दी होगी, वहां से भी आप जा सकते हैं। स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके भी आप इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं अधिकतम डिस्काउंट के लिए। मानसून धमाका सेल चले, ध्यान रखिएगा, ये 30 जून तक चलेगी, 30 जून तक एडमिशन भी होगा इसमें, ठीक है। हिंदी साहित्य का जो बैच है वो भी 1 जुलाई से चल रहा है, उसके बारे में भी बताऊंगा कि उस बैच में जुड़ने के लिए भी आप मानसून धमाका सेल का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, यहां पे 2 व्यक्ति देख रहे हैं, ये केरल के शिक्षा मंत्री हैं और ये केरल के राज्यपाल हैं। बिंदु क्या था उसको समझते चलते हैं। घटनाएं क्या हुई कि केरल के शिक्षा मंत्री, ये जो वी शिवंकुट्टी साहब हैं, ठीक है, इन्होंने भारत माता का जो तस्वीर थी उसको उन्होंने क्या कहा, ये एक धार्मिक चित्र है। उन्होंने कहा कि धार्मिक है, इसके तरफ जो केरल के लोग हैं वो विरोध करेंगे इसका, और हम एक पार्टी के तौर पर इसका विरोध करते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि केरल के जो राज्यपाल है, अनुच्छेद 163 के तहत जो उनको शक्ति है, अनुच्छेद 163, अभी इस पर भी हम बात करेंगे, उनकी जो अधिकार है उसके ये बाहर है, उसके दायरे के बाहर है, और इसलिए ये संविधान का उल्लंघन है, वो वॉकआउट कर गए। अब जो राज्यपाल साहब हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख के क्या कहा कि ये जो वॉकआउट किया ये किसका अपमान है, ये भारत माता का अपमान है। यहां पे एक बात ये भी आती है कि जो भारत माता जिसको हम बात कर रहे हैं, दरअसल ये एंटिटी क्या संविधान में दी हुई है या नहीं दी हुई है, इस पे ये ज्यादा विवाद चल रहा है, बजाय इसके कि सांस्कृतिक प्रतिमान क्या है उसके, ठीक है। मुख्यमंत्री जो पिनराई विजयन है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि राज्यपाल को उन्होंने आधिकारिक पत्र भेज के निर्णय लिया है। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि भारत माता के चित्र के उपयोग पे उन्होंने आपत्ति जताएंगे। आपत्ति क्यों जताएंगे, जाहिर सी बात है, जो दक्षिणपंथी संगठन, जैसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर ले या भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, ये अमूमन भारत माता के इमेज को लेकर बहुत ही संजीदा रहते हैं, बहुत बात होती है। एक बड़ा वर्ग है भारत का जो भारत माता को एक जिसके देवी के तौर पर मानता भी है, एक सांस्कृतिक सिंबल के तौर पर मानता है। लेकिन जब हम वामपंथी पार्टियों की बात करते हैं तो वो भारत माता का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ अलाइन नहीं है, निश्चित तौर पे वो नहीं पसंद करते। चल, कुछ और बिंदु पहले भारत माता पे आ सकते हैं। मेरे पीछे की इमेज जो आप देख रहे हैं, इस इमेज पे भी आएंगे, किसने बनाया, क्या बनाया, पहले आ जाते हैं इसके ऐतिहासिक जो पर्सपेक्टिव है, जहां से जुड़ाव माना जा सकता है। जैसे अगर हम अथर्ववेद की इस ऋचा को देखें, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ठीक है, ये भूमि हमारी माता है और हम उसके इस पृथ्वी के क्या हैं, पुत्र हैं। तो पहली बार ये अथर्ववेद में आप देख सकते हैं कि ये जो 92 कांड है और सूक्त 9 की 12वीं ऋचा है, इसमें क्या लिखा है, भूमि को माता माना गया है और हम उसके पुत्र हैं। तो पहली बार ये कॉन्सेप्ट अथर्ववेद में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वाल्मीकि रामायण की, तो जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि, माता और जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर उनका स्थान है। ये श्री राम जी जब कहते हैं तो वाल्मीकि रामायण में ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो किरण चंद्र बंदोपाध्याय, एक प्रश्न है जिसको इसके बाद में पूछूंगा, उसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो किरण चंद्र बंदोपाध्याय ने भारत माता नाम से एक पहली बार किसी नाटक को प्ले किया, कब, 1873 में भारत माता नाम से एक नाटक बकायदा प्ले हुआ। वहां से लोगों में संजीदा रूप में कहीं ना कहीं भारत माता सामने उनको एक अपने नेटिव देवी के रूप में दिखने लगी। मतलब भारत एक देश के तौर पे नहीं, भारत एक माता के रूप में, एक देवी के रूप में दिखने लगा। उसके अलावा मैं बात करूं तो 1936 में शिव प्रसाद गुप्त जी ने एक मंदिर बनाया था, भारत माता का मंदिर, जिसका उद्घाटन किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने उस मंदिर का उद्घाटन किया था। उसके बाद से कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में भारत माता को स्वीकार्यता भी मिली थी। लेकिन अब हम आते हैं इसके साहित्यिक साक्ष्य हैं, जो साहित्यिक राजनीतिक साक्ष्य हैं, उस पर आ जाते हैं। जैसे अगर आप देख सकते हैं तो साहित्यिक और कलात्मक राष्ट्रवाद में अगर देखा जाए तो जो पहला नाम आता है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आता है। जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करता हूं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1770 का वो सूखा। 1770 में जब भारत में सूखा पड़ा था, उसके बाद खासकर बंगाल में जो सूखा पड़ा था, जहां पे सन्यासी विद्रोह होता है, वही सन्यासी विद्रोह जहां पे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई थी, जहां पे अंग्रेज लगातार टैक्स
निकालने के चक्कर में पीछे पड़े थे और जो वहां के जमींदार थे उन्होंने विरोध किया, सन्यासी उनके साथ में आए। उस समय अगर दो सबसे प्रसिद्ध किताबें निकल के आई तो एक थी आनंद मठ, जिसमें भारत माता का, बेसिकली भारत माता का नहीं, उसमें बंग माता का यानी बंगाल माता का जिक्र होता है, जो बाद में भारत माता में तब्दील होता है। दूसरी एक बड़ी फेमस किताब थी देवी चौधरानी। दोनों में कहीं ना कहीं घूम के जो पृथ्वी है ना, जो जहां पे आदमी पैदा होता है, उसको अपनी माता स्वरूप माना गया है दोनों में, आनंद मठ में भी और देवी चौधरानी, जो दोनों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी बंकिम चंद्र चटर्जी जी की शानदार रचनाएं। ठीक है, तो पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बंग माता की बात की। किसकी की? बंग माता यानी कि बंगाल माता की बात की। इसी को और विस्तारित करते हुए अवनींद्र नाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, और निश्चित तौर पे अगर आप ओरिएंटल आर्ट की बात करें और भारत में ओरिएंटल आर्ट के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन की बात करें तो अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इस भारत माता को पहली बार उन्होंने बनाया, जहां पे आप देख सकते हैं कि केसरिया उन्होंने वस्त्र धारण किया हुआ है। यहाँ पे इधर उनके हाथ में श्वेत वस्त्र है, यहाँ पे किताब है, यहाँ पे उनके हाथ में अन्न है और यहाँ पे उनके हाथ में एक माला है। और इन्होंने भारत माता के रूप में से पोर्ट्रे किया। 1905 में इन्होंने ये इमेज बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। फिर उसके बाद सिस्टर निवेदिता या भगिनी निवेदिता जिन्हें कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद के पर्सपेक्टिव में आप जानते हैं उनको ये स्वामी विवेकानंद इन्हें बहन मानते थे। तो भगिनी निवेदिता ने भारत माता को पूरे भारत में प्रचारित किया। ठीक है, तो तीन ऐसे नाम जिनका भारत के सांस्कृतिक राजनीतिक इतिहास में बड़ा नाम है, ये तीनों नाम ने भारत माता को पूरे भारत में क्या किया? प्रसिद्ध किया। ठीक है, राजनीतिक प्रतीक के रूप में देखा जाए तो मैंने भी जैसा बताया कि जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें भारत माता की जय आपको हर जगह, कितने सीरियल्स में, कितने फिल्मों में आपने इसको देखा होगा, तो ये नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ, ये नारा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत अच्छा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की शानदार पुस्तक, इसमें बहुत शानदार सीरियल भी बना है, भारत एक खोज, आप उसको जरूर देखिएगा। बहुत सारी चीजें आपको नई और अच्छी जानने को मिलेंगी वहां पे। होता क्या है, अब इस पुस्तक में वो लिखते हैं कि भारत माता कौन है, और इस पे एक और किताब है, शायद वासुदेव शरण अग्रवाल जी की किताब है, पुरुषोत्तम अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल की नहीं, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की किताब है, उसको एक बार देखिएगा, भारत माता कौन है। मैं शायद मिस कर रहा हूं पर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसमें भी उन्होंने एक पूरी किताब का टाइटल है कि कौन है भारत माता, उसको भी आप पढ़ने की कोशिश, अच्छी किताब है वो। ठीक है, देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बताया कि कभी कभी, मैं इसको वर्बेटिम पढ़ देता हूं, ठीक है, वरना फिर आप कहोगे कि सर पढ़ देते हो। भाई देखो, पावर पॉइंट जो है ना खुद से मेहनत करके रिसर्च करके बनता है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं कोशिश करता हूं इसको अपलोड भी कर दिया करूं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूं ये मेरी ही बनाई हुई हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि तथ्य मैंने कई जगहों से लिए पर बनाया मैंने, है ना। तो जो लोग कमेंट करते हैं कि सर आप समझाते नहीं हो, देखो यार, जो शेड्यूल रहता है आफ्टर 9 आवर क्लास, तो कोशिश ये रहती है कि 10 से 15 मिनट में चीज़ें कितनी इन डेप्थ समझा सकूं, है ना। तो समझने पे ध्यान दिया करो, समझने पे ध्यान दोगे तो आगे बढ़ोगे, यूपीएससी में क्लियर कर पाओगे। ठीक है, बहुत से लोग ट्रोल बन के कमेंट करते हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कुछ फायदा इससे नहीं है, मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुमको फर्क क्या पड़ेगा, तुम्हारा समय जाएगा, दैट्स इट। चलो, क्या कहते हैं इसको पढ़ लेते हैं वर्बेटिम। कभी कभी, मतलब नेहरू जी कह रहे हैं, कभी कभी जब मैं किसी सभा में पहुंचता तो मेरा स्वागत करने के लिए एक जोरदार नारा लगता, भारत माता की जय या जय भारत माता की। मैं अचानक उनसे पूछता कि उसे उस नारे यानी भारत माता की जय के नारे का क्या मतलब है, यह भारत माता कौन है जिसकी जीत वे चाहते हैं। भारत के पहाड़ और नदियां और जंगल और चौड़े मैदान जो हमें भोजन देते हैं, ये सभी हमें प्यारे थे, लेकिन आखिरकार जो मायने रखता था वह कि भारत के लोग जो सबसे ज्यादा प्यारे थे, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस विशाल भूमि पर फैले हुए थे। भारत माता मूलतः ये लाखों लोग थे और उनकी जीत का मतलब इन लोगों की जीत था। कुल मिला के वो जमीन, वो धरती जो हमें जिंदगी देती है, जिंदगी देने के बाद हमें इन सभी अवयवों से, चाहे हम बात करें पहाड़ की, नदियां की, जंगल की, मैदानों की, ये सभी उसी जननी, उसी भूमि के अवयव हैं। यहीं पे हम जीते हैं, यहीं पे हम बढ़ते हैं और यही हमारी भारत माता है। ये लोगों के भाव को उन्होंने एक तथ्यात्मक रूप से, और बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है, उस रूप में लिखा है। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं जैसे मैंने पढ़ा है। चलो बात करते हैं आगे की। तो निर्वाचित राज्य सरकार के निर्णयों में संबंध में अगर हम राज्यपाल की भूमिका की बात करें तो एक अनुच्छेद जो बड़ा स्पेशल है 163, जो कहता है, जैसे राष्ट्रपति को कहा जाता है कि वो अनुच्छेद बताइएगा राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में है, क्या वो अनुच्छेद 75 है? अगर 75 है तो 75 का क्लॉज कौन सा है कि वो जो कैबिनेट है उसके एड एंड एडवाइस पे काम करेगा। यहां पे क्या है कि
राज्यपाल के लिए कहा गया है कि वो मंत्रिपरिषद की एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे, हर काम करेंगे। उसको थोड़ा देख लेते हैं। राज्यपाल का नाम मात्र प्रमुख है राज्य का। इसको अगर हम बात करें तो अंबेडकर साहब ने भी संविधान सभा में स्पेशली कहा था इस पे, ठीक है। क्या है संविधान का अनुच्छेद 163, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के आधार पर कार्य करना चाहिए, किसको? राज्यपाल को करना चाहिए। उदाहरण के लिए आधिकारिक कार्यों जैसे प्रतीक चिन्ह या जो किसी भी प्रकार के नए प्रतीक को अगर आप रखवा रहे हैं तो खुद से नहीं रखवा सकते। अगर आप नए प्रतीक स्थापित कर रहे हैं तो आपको मंत्रिपरिषद से सहायता करनी पड़ेगी, मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी पड़ेगी, ठीक है। स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। कौन कह रहा है? अंबेडकर कहते हैं। किसमें? जब भारत में संविधान बन रहा था और संविधान सभा की डिस्कशन चल रहे थे, उसमें अंबेडकर इस बात को कहते हैं। और राज्यपाल के पास कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे वो अकेले पूरा कर सके। हर काम के लिए उसको या तो उधर राष्ट्रपति की या इधर मोस्टली मंत्रिपरिषद की सहायता की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले से एक फैसला यह है, क्या कहते हैं, नवाम रेबिया केस जो 2016 का था, इसमें इन्होंने क्या माना कि राज्यपाल को अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आधिकारिक प्रोटोकॉल से कोई विचलन, जो प्रोटोकॉल क्या है, यही अनुच्छेद 163 ही प्रोटोकॉल है, ठीक है। जैसे किसी अनाधिकृत प्रतीक के साथ किसी समारोह को आयोजित करना। अब संविधान ने भारत माता को लेके या सुप्रीम कोर्ट ने भारत माता को लेके ऐसी कोई बात नहीं की थी, पर उन्होंने कहा कि वो प्रोटोकॉल जो अधिकृत नहीं है वो अनाधिकृत हो गया। तो कई बार मान लो कुछ, ये तो चलो भारत माता एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में तो है ही भारत में, लेकिन किसी ऐसे प्रतीक को इस्तेमाल कर लिया जाता जो बहुत ही एनार्किस्ट होता, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि इस प्रोटोकॉल के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है। संवैधानिक मानदंडों का ये उल्लंघन है अगर किसी भी इस प्रकार के प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जाते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिस्ट है, ये उसके अगेंस्ट जाता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चलिए, भारत माता की छवि विवाद पे क्या देखने हैं कि संवैधानिक मानदंडों और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बीच तनाव को कैसे उजागर करता है, एक बार इसको देख लेते हैं। क्या है संवैधानिक मान्यता का अभाव? भारत के संविधान में, चाहे हम भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें, जब मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं तो इन सब की बात करता हूं, राष्ट्रीय झंडे की बात करें, ठीक है, राष्ट्रगान की बात करें, राष्ट्रगीत की बात करें, इन सबको कहीं ना कहीं संविधान और भारत एक लोकतंत्र के रूप में समर्थित करता है। पर भारत माता की बात कहीं नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही जैसे राष्ट्रपिता की बात नहीं होती है। वो दोनों ही सांस्कृतिक अवयव है, ठीक है। तो क्या है, आधिकारिक राज्य कार्यों, धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक प्रतीकवाद के सिद्धांत को चुनौती देता है। क्यों देता है? क्योंकि भारत में ऐसे बहुत से प्रकार के लोग हो सकते हैं जो शायद भगवा धारण की हुई भारत माता को न सही मानते हो। उन्हें लगता हो कि विशेष प्रतीक रूप में, मतलब किसी विशेष धार्मिक प्रतीक के रूप में वो उनके अगेंस्ट में है, ऐसा बहुत से लोग मान सकते हैं। और हम सबको पता है कि भारत माता, उनका जो केसरिया स्वरूप है, उसको लेके बहुत ज्यादा विवाद होता आया है। खासकर जो वामपंथी दल है वो उसे संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से सही नहीं मानते। उनका यह मानना है कि निजी रूप से आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या है राजनीतिक और वैचारिक संघ? क्या आमतौर पे दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़ा है। जो मैंने बताया, भारत माता को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दक्षिणपंथी संगठन है, और वो भारत माता और उनके प्रतीक को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं अपने सभी समारोहों में, ठीक है। इसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय प्रतीक के बजाय एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी प्रतिनिधित्व या प्रतीक माना जा सकता है। तो यह संवैधानिक नहीं है, सांविधिक नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक है, इसमें सहमति हो सकती है, ठीक है। राज्य और वैचारिक रेखाओं के धुंधले होने का खतरा है अगर हम इसको हर जगह प्रयुक्त करेंगे। जैसे अभी जब मैं मेघालय में था तो वहां पे एक बड़ी पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को मानती है। केरल में भी बहुत अलग अलग इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदू तीनों को मानने वाले धर्म है। तो ऐसा कुछ लोगों का मानना है, मेरा नहीं, कि ये जो राज्य और वैचारिक रेखाओं को धुंधला होने का मतलब जो संस्कृति और संविधान, इसके बीच की जो महीन लाइन है ना, उसके धुंधला होने का बहुत से लोगों को दिक्कत आ सकती है। मतलब बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ सकता है कि ये लोकतांत्रिक रूप से शायद सही नहीं है। किसी को निजी रूप से पसंद है तो अपने घर में लगवा ले, ऐसा बहुत से लोगों का कहना है और इसी पर विवाद हो रहा है। जैसे लोकतांत्रिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन मानते हैं लोग। लोकतांत्रिक प्रोटोकॉल क्या कहता है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अनुच्छेद 163 राज्यपाल को कहता है कि आप मंत्रिपरिषद की सहायता के बिना कुछ भी इस प्रकार के प्रतीकों का भी प्रयोग नहीं कर सकते। चलिए, क्या राज्यपाल इस मामले में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं? उत्तर आपको पता होगा, पर फिर भी बता देता हूं कि नहीं कर सकते, ठीक है। फिर और बात क्या है, सरकारी समारोहों के दौरान प्रतीकों या चित्रों का किसी भी प्रदर्शन के लिए राज्य सरकार की मंजूरी होनी चाहिए। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो केरल हो, मेघालय हो, असम हो, कोई भी प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी प्रदेश हो।
जरूरी, राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी है। अच्छा, राज्यपाल का आचरण संवैधानिक अनुशासन का क्या है, पालन करना चाहिए। उनको संवैधानिक अनुशासन के विपरीत नहीं जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत या वैचारिक प्राथमिकताओं का। तो व्यक्तिगत रूप से अगर वो भारत माता को बहुत मानते हैं, ऐसा संविधान विज्ञ कहते हैं, संविधान को मानने वाले कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से अगर वो भारत माता को बहुत मानते हैं तो अपने निजी जो आवास है वहां पे, या उनको जो आवास मिला हुआ है वहां पे अपने निजी कमरे में निश्चित तौर पे रखें, स्थापित करें और पूजें। लेकिन सांस्कृतिक किसी सिंबल को राजनीतिक या संवैधानिक पोस्ट पर रहते हुए आप इस प्रकार से नहीं कर सकते, अनटिल अनलेस राज्य सरकार उससे सहमति रखती है। ठीक, चल, तो क्या है कि अधिकारियों को, अब एक अंतिम इस पे पड़ाव पे हमारे कि अधिकारियों को किस प्रकार से, लिखा है ना कि व्यक्तिगत विश्वासों और संवैधानिक मूल्यों के बीच संतुलन को कैसे स्थापित कर सकते हैं। तो पहली बात क्या है, व्यक्तिगत विचारधारा से ज्यादा संवैधानिक दायित्वों का पालन करें। पर्सनल रूप से हो सकता है कि मैं किसी धर्म को ज्यादा अच्छा मानता हूं, किसी धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव महसूस करता हूं, पर हमारा जो संविधान है वो सेक्युलरिज्म की बात करता है, पंथ निरपेक्षता की बात करता है। हमें भी बहुत ही बैलेंस्ड होके, बायस्ड न होके हर बिंदु पे ध्यान रखना होगा। अगर हम अधिकारी हैं, आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय धर्मनिरपेक्षता, समानता और तटस्थता जैसे संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना चाहिए हम सबको। ठीक, व्यक्तिगत प्रथाओं को सार्वजनिक आचरण से अलग रखें। तो व्यक्तिगत रूप से हो सकता है, मैं अपनी बात भी करता हूं या आपकी बात करता हूं, चलो आप अधिकारी, भविष्य के अधिकारी हो, आप कहीं के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हुए हो सकता है आप हिंदू हो, किसी विशेष जाति को, आपके यहां पे जो रिचुअल्स होते हैं आप उन रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं, रिचुअल्स को थोप नहीं सकते। इस बात को समझिए। और हमेशा कहा जाता है कि रिलीजन इज अ प्राइवेट इशू, निजी विषय है, तो निजी रूप से आप जितना इस्तेमाल करना चाहे करें, अपने आपके निर्णयों में उसका थोपा जाना नहीं झलकना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, उदाहरण के लिए एक अधिकारी निजी तौर पे किसी धार्मिक प्रतीक का सम्मान कर सकता है, लेकिन समावेशिता यानी कि इंक्लूसिविटी क्या कहती है, बनाए रखने के लिए उसे सरकारी कार्यालय में से प्रदर्शित करने से बचना चाहिए, अनटिल अनलेस जो केंद्रीय सरकार है या राज्य सरकार है कोई इस प्रकार का आयोजन कर रही है तब। ठीक, बस इसका ध्यान रखना। ठीक, चलो, दो प्रश्न हैं यूपीएससी में, ये एक ही प्रश्न, इनफैक्ट एक और प्रश्न वो मैंने हटा दिया, थोड़ा स्पेसिफिक रहना चाहता था। यूपीएससी 2022 का ये प्रश्न है मुख्य परीक्षा का कि क्या सहिष्णुता, सम्मेलन और बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं? तर्कसंगत उत्तर दें। आर टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म the key elements in the making of an Indian form of secularism? Justify your answer. कमेंट बॉक्स में भी आपके उत्तरों की प्रतीक्षा रहेगी। मेरी ईमेल आईडी जो है अभी मैं बाद में दे दूंगा, vikas.singh@studiiq.com, उस पर भी आपके उत्तरों की प्रतीक्षा रहेगी। उत्तर जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या है आपका भारत माता को लेके, आपका विजन क्या है। क्या जो राज्यपाल हैं वो सही है या मुख्यमंत्री हैं वो सही है? आपका उत्तर जरूर मिलना चाहिए। मैं बताता चलूं, हिंदी साहित्य का जो नया बैच है, वो जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है, ये 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। मैं ही हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं और चूंकि मॉनसून धमाका सेल चल रही है तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कब? जब आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 30 जून को ये सेल खत्म हो रही है और 1 जुलाई से इस बैच में एडमिशन शुरू हो रहा है, तो 30 जून तक आपको हिंदी साहित्य से जुड़ जाना चाहिए। ठीक है, और अंततः मैं बताता चलूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं। हाँ, मैं थोड़ा ढीला हो जाता हूं कभी कभी पीडीएफ भेजने पर मैं सभी पीडीएफ भेज दूंगा। और ये मेरी ईमेल आईडी है vikas.singh@studiiq.com, आप यहां पे मुझे उत्तर भेज सकते हैं। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप मुझे इस मेल आईडी पे अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं, मैं जरूर आपको जोड़ूंगा हिंदी साहित्य बैच से। बाकी स्टडी IQ के हर कोर्स के लिए, और चूंकि मानसून धमाका सेल चल रही है तो स्पेसिफिकली विकास लाइव कोड का प्रयोग जरूर करें, अधिकतम डिस्काउंट आपको मिलेगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत से लोगों की बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो में उसको भी समाधान करूं, उसका भी, है ना। बाकी हिंदी साहित्य से जुड़ना है या हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ना है, मैंने डिटेल आपको दे दी है, नीचे कुछ लिंक्स दी होंगी, यहां से आप जाके हमारे ऐप पे या हमारे वेबसाइट पे जाके हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। और भारत माता को लेके आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स आपके कमेंट से भरा रहना चाहिए, वही आपका एक अफर्मेशन लगता है। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।